अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। गजा बोर्ड ऑफ पीस पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत 20 ममालिक ने जो वो दस्तखत कर दिए हैं। पाकिस्तान ने भी अमरीका की दावत को कबूल करते हुए गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत किए और पाकिस्तान की तरफ से वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दस्तखत किए और जिस पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनका शुक्रिया भी अदा किया। दस्तखत करने वाले बहुत सारे ममालिक हैं। ये जो स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का जो इजलास जारी था, ये दस्तखत जो है वो उस मौके के ऊपर जो है वो किए गए। इस तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि गजा अमन बोर्ड में शमूलियत पर तमाम ममालिक का शुक्रगुजार हूं और अमन की कोशिशों की कामयाबी के लिए जो है वो पुरुमीद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो गजा अमन मुआहदे के अंदर जो है वो शामिल होना चाहते हैं। अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर ममालिक के साथ जो है वो काम जारी रखूंगा और उन्होंने कहा कि वो पुरअज़्म है कि गजा को गैर मुसल्लह किया जाए और इसकी तामीर नौ की जाए। लेकिन आम बात यह है कि बहुत सारे जो यूरोपीय ममालिक हैं वो इस बोर्ड का जो है वो हिस्सा नहीं बने। जर्मनी, नॉर्वे, इटली, स्वीडन और डेनमार्क ने इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने से जो है वो इनकार कर दिया था। चीन ने बोर्ड ऑफ पीस पर अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा था कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है ये प्रोग्राम अक़वाम मुत्तहिदा की जगह नहीं ले सकता। इस बोर्ड का जो क़याम अमल में आया उसके खदोखाल जो है वो कुछ दिन पहले जो है वो वाज़ेह हुए थे और इस बोर्ड के ढांचे के मुताबिक जो रुकन ममालिक हैं उनकी जो मुद्दत होगी वो 3 साल के लिए होगी। ताहम अगर कोई मुल्क $1 अरब की रकम देकर बोर्ड की सरगर्मियों के लिए जो है वो फंडिंग फराहम करे तो इसे मुस्तकिल रुकनीत जो है वो मिल सकती है। व्हाइट हाउस ने जो डोनाल्ड ट्रंप का ये मंसूबा था उसके तहत गजा बोर्ड के नामों का भी ऐलान कर दिया था और इस बोर्ड के सरबरा जो थे वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुद बने और मेजर जनरल जेस्पर जेफर्स को जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है, आलमी इस्तेहकाम फोर्स, उसका कमांडर मुकर्रर किया गया। टोनी ब्लेयर, मार्क रोवन, अजय बंगा और रॉबर्ट गैब्रियल, मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जो हैं वो भी इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक मल्टीलैटरल फोरम है, सफारती फोरम है जिसका मकसद जो है वो गजा में जो अक़वाम मुत्तहिदा का फ्रेमवर्क है, बिलखसूस सलामती कौंसिल की मुतल्लिका करारदाद जो है वो उसके तहत गजा अमन मंसूबे की हिमायत करना और उसको इम्प्लीमेंट करना है। और ये जो फोरम है अब इससे बहुत सारे सवालात उठते हैं। एक तो इसमें पाकिस्तान की शमूलियत है, लेकिन इसके साथ साथ क्या ये जो बोर्ड है गजा में जिस ट्रांजिशन की, रिकंस्ट्रक्शन की अभी इस वक्त ज़रूरत है, क्या उसको फैसिलिटेट कर सकेगा या नहीं, इसके असरात क्या होंगे और ख़ास तौर पर जो मुसलमान ममालिक की इसके अंदर शमूलियत है, पाकिस्तान समेत दीगर मुसलमान ममालिक तो इसमें शामिल हुए हैं, ये क्या मानी रखती है। इस पर प्रोग्राम में सबसे पहले जो है वो बात होगी। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब इस वक्त मेरे वो मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जो है वो बात करते हैं। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब आपके वक्त का। एजाज चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, इस बोर्ड को वाकई आप किसी एक संजीदा कोशिश के तौर पर देखते हैं कि गजा के जो मामलात है उनका कोई हल निकले या मामलात आगे बढ़े? इसमें तो कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब और इसराइल अपने मकासद में बड़ी हद तक कामयाब हो गए, क्योंकि मुसलमान मुल्कों के पास कोई और चारा नहीं था कि वो 2 साला जो उनके ऊपर बम बरस रहे थे गजा के लोगों पर वो कैसे रुकवाए। तो मजबूरन उनको गजा पीस प्लान जो डोनाल्ड ट्रंप का उसमें शामिल होना पड़ा और फिर पाकिस्तान भी उसमें शरीक हुआ, क्योंकि हम भी चाहते थे कि ये जंग जो है रुक जाए। तो उस हद तक तो ये ठीक है। और इसराइल भी कुछ जो पहले था ना कि ग्रेटर इसराइल के प्लान से वो थोड़ा सा भी हटा है, बेशक टेम्परेरीली हटा है लेकिन हटा जरूर है। तो मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला जो है अभी इसमें पाकिस्तान की शमूलियत पाकिस्तान के लिए तो बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा ही फ़लस्तीन की आवाज़ उठाई है, आज से नहीं 1947 से। और इस वजह से ये कोई एक अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए कि अपनी आवाज़ उसके अंदर बैठ के उठाएं। और मैं समझता हूँ कि ये कुछ लोगों को ये इतराज़ है कि भाई जो डोनाल्ड ट्रंप बतौर चेयरमैन वो इतनी पावर रखते हैं कि वो जिसको मर्जी अंदर रखें, जिसको मर्जी निकालें, ये वो सारा कुछ है। और कुछ लोगों का ख्याल है कि इससे हमारी सॉवरेनिटी जो है वो होती है। पर मैं इसको इस तरह देखता हूँ, रियलिस्टिकली देखता हूँ कि अगर पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं होता, मिसाल के तौर पर,
तो क्या है फिर, पाकिस्तान तो बैठा रहेगा, इररेलेवेंट होके बैठा रहेगा और देखता रहेगा। तो इस तरह तो कम से कम इतने बड़े बड़े ठीक। पाकिस्तान के जो मुसलमान मुल्क है उनके साथ शामिल होकर 8 मुल्कों के साथ मिलकर पाकिस्तान अपनी आवाज उठा रहा है फलस्तीन के अवाम के लिए, तो मैं तो बिलअमूम इसको अच्छा कदम समझता हूँ जी। राइट। और एजाज टोर साहब, लेकिन इसमें जो पाकिस्तान की शमूलियत है और बाकी मुसलमान ममालिक की शमूलियत है, जो एन ब्लॉक इस बोर्ड के साथ उन्होंने चलने का फैसला किया है, इसके पीछे मुहरकात आप क्या देखते हैं और इसके असरात जो है वो क्या होंगे? मैदान जंग में जो फैसले हो जाते हैं उनको आप मेज पर नहीं तब्दील कर सकते। इसराइल ने मैदान जंग में जो उसको चैलेंजेस थे सीरिया की गवर्नमेंट से, हिजबुल्लाह से, हमास से, ये सारे आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दिए। एक ईरान वाहिद रेजिस्टेंस रह गई थी, उसके ऊपर भी उसने हमला किया, उसको भी जंग करके उसके ऊपर भी जरा मुश्किल पैदा की उसके लिए। बाकी अरब ममालिक तो आपको पता कतार दर कतार शामिल हो गए थे अब्राहम्स अकॉर्ड में, तो उसके पास तो कोई रेजिस्टेंस नहीं रही थी। इसलिए आपके पास क्या चॉइस थी मुसलमान मुल्कों के पास और अरब मुल्कों के पास, सिवाय इसके कि भाई वो अमेरिका जिसका असर और रसूख चलता है उसके पास, डोनाल्ड उसका नेतन्याहू के पास, तो उसी को कहे कि भाई ये जंग तो रुकवाए ना कम से कम सबसे पहले। अब ये कि वहां पे होगी रिकंस्ट्रक्शन। अब रिकंस्ट्रक्शन में नेचुरली उन्होंने एक टेक्नोक्रेटिक कमेटी बनाई है, उसमें भी मगरबी कुव्वतों की ज्यादा भारी तादाद होगी, बोर्ड ऑफ पीस में भी भारी तादाद मगरबी कुव्वतों की ज्यादा है। तो इसलिए भी जरूरी था कि उसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए हमारे मुसलमान मुल्क जो है उसमें शामिल हो, और 8 मुल्कों ने बाकायदा उसकी अपनी एक स्टेटमेंट भी जारी की है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल ठीक है, लेकिन ये भी एक खतरा नजर आता है कि आपको पता है कि ये सोमाली लैंड जो है, सोमालिया का उस हिस्से में ये इसराइल वाले कुछ पिंगे बढ़ा रहे हैं और कोशिश करेंगे शायद कि किसी तरीके से कुछ फलस्तीनी जो नहीं मानते हैं उनको वहां जाके आबाद कर दें। लेकिन बिलअमूम ये मेरा ख्याल में सिलसिला भी रुक गया, भी रिकंस्ट्रक्शन होगी और उसके अंदर भी कुछ लोग हिस्सा डालेंगे। ठीक, राइट। लेकिन इसमें एजाज टोर साहब, ये जो अरेंजमेंट है, अब ये यूएन का जो एम्बिट है उससे बाहर है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कह दिया कि हो सकता है ये यूएन को जो है वो रिप्लेस कर दे। तो क्या आपको लगता है क्या ये वाकई एक कोई पैरेलल सिस्टम है जो वजूद में आ रहा है? ये डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत के इर्द गिर्द घूमता है जी ये वाला, और ये उनकी शख्सियत के साथ ही ये वाइंड अप हो जाना है। ये एक वक्ती फेज है। यूनाइटेड नेशन एक पूरा इदारा है, और पाकिस्तान ने तो अपने स्टेटमेंट में कहा है कि हमने यूएन रेजोल्यूशन जो पास हुआ था उसके ही तहत हमने ये काम किया है। ठीक है कि जो चार्टर इन्होंने बोर्ड ऑफ पीस का बनाया है उसमें उन्होंने यूएन रेजोल्यूशन का जिक्र ही नहीं किया है, तो इस वजह से बहुत सारे लोगों को ये हुआ। और दूसरा ये कि जिस किस्म की डिक्टेटोरियल पावर्स चेयरमैन को दी गई हैं, वो जिसको चाहे रखे, जिसको चाहे निकाले, $1 बिलियन रखने वाले को परमानेंट मेंबरशिप दे दे, इस तरह का निजाम यूनाइटेड नेशंस तो इस तरह के असूलों पर मबनी नहीं थी ना। यूनाइटेड नेशंस को तो बड़े दाखिली खुद मुख्तारी के असूल, एक दूसरे के इलाका इस्तेहकाम की इज्जत करना, इस किस्म के असूल थे, अबदी असूल थे। ये तो उस तरह के असूल नहीं लग रहे। ये एक बहुत वक्ती फिनोमेना है और हमें इसे वक्ती फिनोमेना के तौर पर ही देखना चाहिए। अच्छा, और लास्टली एक इसमें जो यूरोपियंस की अदम शमूलियत है, एक तो टसल उनकी ऑलरेडी चल रही है ग्रीनलैंड वाले मामले के ऊपर, लेकिन ओवरऑल उनका इसमें ना शामिल होना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसके क्या असरात क्या हो सकते हैं? सबसे खूबसूरत तकरीर तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी की थी, जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया कि ये जो यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर था, ये वर्ल्ड ऑर्डर जो है ये भी स्क्यूड था इन फेवर ऑफ स्ट्रॉन्ग, और जो हमारे ट्रेड रूल्स भी लगते थे वो इनके लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए और होते थे, इनके लिए कुछ और होते थे। और मुझे याद है हमें ये कहा जाता था कि अपने सारे सनती गुड्स, इनके जो सनती गुड्स के लिए टैरिफ कम करे, अपनी मार्केट्स खोले, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के जब एग्रीकल्चर जानी होती थी यूरोप में बड़ी ज्यादा उसके ऊपर सब्सिडीज होती थी। तो ये हमने भी देखा हुआ था प्रैक्टिकली। आज वेस्ट में खुद ये आवाजें उठ गई है। अब यूरोप
और अमेरिका के दरमियान जो इख्तलाफात है वो काफी संगीन हो गए हैं। अब इसमें आप ये देख रहे होंगे कि चीन और रूस जैसे ममालिक जो है वो बड़े इत्मीनान से बैठे हुए हैं। वो कोई किसी किस्म का बीच में आपने देखा है कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे, क्योंकि उनको ये ख्याल है कि ये जो हाँ ट्रांस अटलांटिक अलायंस बना था यूरोप और अमेरिका का, अगर ये खुद आपस में भिड़ भिड़ के कमजोर हो जाए तो उनको तो खुद बहुत ताकत मिल जाएगी। इसलिए आप ये देखें कि अभी जी पहले ये लोग देखेंगे कि इनका नतीजा क्या निकलता है। ये दोनों एक दूसरे, हालांकि ये दोनों रेशियल स्टॉक थे, इन दोनों ने मिलकर, यूरोप ने और अमेरिका ने मिलकर ये सारा हाँ वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट किया था। अब ये खुद ही उसको अगर कमजोर करने के दर पे हैं तो सो बी इट। दुनिया तो देखेगी कि चले ठीक है, आपने एक ऐसा निजाम नाफिज किया था और अब आप उसको खुद ही तोड़ने के लग गए, तो चले फिर हम अपना अपना को बंदोबस्त करते हैं। तो सारे मुल्क अपना अपना बंदोबस्त में लग गए हैं। हर ठीक। मुल्क अपने आप को भी मजबूत कर रहा है और साथ ही साथ अपने इर्द गिर्द के मुल्कों के साथ अलाइंसेस भी बना रहे हैं। जी राइट, बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सेक्रेटरी खारजा बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करो, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुछ बात हो जाए सानेहा गुल प्लाजा की ट्रेजेडी की। अब जो जामा खोने वाले अफराद हैं उनकी तादाद बताया जा रही है कि 61 तक जा पहुंची है, जबकि लापता अफराद की तादाद 88 है और 50 अफराद का जो पोस्टमार्टम है वो भी मुकम्मल कर लिया गया है। और अभी तक जो है वो DNA सैंपल्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। डॉक्टर समिया तारिक का ये कहना है कि इंसानी बाक़ियात जलने की वजह से जो है वो उनकी हालत बहुत ही खस्ता है, लेकिन DNA सैंपल्स लेकर जो सिंध फॉरेंसिक लैब है वहाँ भिजवा दिए गए हैं और तहकीकाती हुकाम ने जो है वो इस सानहे की इब्तदाई जो रिपोर्ट है वो भी तैयार कर ली है। और ये जो रिपोर्ट है ये ऐनी शाहिदीन और मुतासरीन की उनके बयानात को लेकर जो है वो तैयार की गई, जिसके मुताबिक जो आग है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं बल्कि कोई माचिस या लाइटर की वजह से जो है वो लगी है। अब इसको भी अभी देखना है, लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने दोनों ने ये सिफारिश की है कि ये जो इमारत है अब ये इतनी मखदूश हालत में है कि इसके किसी भी वक्त गिरने का खदशा है, इसलिए इसको गिरा देना चाहिए। लेकिन आज MKM के रहनुमा और वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने इस ये जो ट्रेजिडी हुई है इस सानहे के बाद आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कराची को विफाक का हिस्सा बनाया जाए और 18वीं तरमीम जो है वो उसको खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि कराची के अवाम की जो है वो नस्ल कशी की जा रही है। इस पर सीनियर वजीर सूबाई वजीर जो है शर्जील इनाम मेमन, उनकी भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया वही बयान जो है वो मुस्तफ़ा कमाल ने दिया। पता नहीं इस ऐसे बयानात के पीछे जो है वो क्या मकासद है। कोई हादसा हो जाए तो 18वीं तरमीम को जो है वो दरमियान में ले आया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि आतिश ज़दगी के मौके पर जो है वो बयानात देने वाले जो है वो मौका परस्त है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अगर 18वीं तरमीम जो है वो ख़त्म हो जाए तो इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो ऐवान में बात करते हुए इसी मामले पर वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि हकीकत है कि 18वीं तरमीम जो है वो ढकोसला साबित हुआ है। इस पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने सवाल उठाया था कि क्या ये हुकूमती पॉलिसी है, जिस पर वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर ताड़ ने कहा था कि ख्वाजा आसिफ का बयान उनकी ज़ाती राय है और यह पार्टी पॉलिसी नहीं है। लेकिन फिर वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने भी यह कहा कि 18वीं तरमीम जो है वो इत्तफ़ाक़ राय से हुई थी, लेकिन इसके अंदर जो है वो दोबारा इत्तफ़ाक़ राय से बेहतरी हो सकती है। अब ये जो बयानात हैं इन पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन पीपल्स पार्टी इस सारे मामले को किस तरह से देखती है। आज जो MKM की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो भी जो है वो वहां पर भी पीपल्स पार्टी पर जो है वो खासी तनकीद की गई। इस पर बात करने के लिए शाजिया मरी साहबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो साथ मौजूद है। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। शाजिया मरी साहबा, एक तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये गुल प्लाजा वाली बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, लेकिन जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी, पहले MKM की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐसा लगता है ये मामला जो है वो सियासी या पॉलिटिकल होता जा रहा है। MKM कहती है कि अब इस पर बात तो करनी है, हम ना करें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो मामलात हैं ये पॉलिटिकल होते जा रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत शुक्रिया रहमान, आपने प्रोग्राम में शामिल किया। आपका तज्जिया या आपने जो इस वक्त बात की है कि ये मामला सियासी होता नजर आ रहा है, ये बिल्कुल दुरुस्त है और ये बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है। एक सानहा हुआ है, एक बहुत ही दर्दनाक वाकया पेश आया है
आग लगी है एक बिल्डिंग में, एक शॉपिंग प्लाजा में। वहां पर लोगों की अमवात वाक़ई हुई है, लोग शहीद हुए हैं, लोग फंस गए, लोग अभी भी जो रिसर्च रेस्क्यू जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। अभी तक कई लोगों जी को ढूंढने का अमल जो है वो खत्म नहीं हुआ है। और इस पूरी सिचुएशन के अंदर हम देख रहे हैं पिछले कुछ चंद रोज से जिस तरीके से सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है वो बहुत अफसोसनाक है। देखिए, तकलीफ की बात करें, ज्यादती की बात करें, एग्जिट एंट्री पॉइंट्स नहीं थे या थे, या क्यों फायर ब्रिगेड कम थी, ये सारी चीजें टेक्निकल बातें हैं, ये कर सकते हैं और बनती भी हैं और जायजा लेना भी चाहिए चीजों का। लेकिन इसको सियासत की तरफ ले जाना, सियासी रंग देना और उस सियासत के अंदर जो आप बुग़्ज़ रखते हैं दिलों के अंदर, वो बुग़्ज़ निकालना और जो तूफान बदतमीजी बर्पा किया गया वो बहुत ही नामुनासिब है। इस वक्त तो हम नहीं इस तरह बिहेव कर सकते क्योंकि हम वाकई गमगीन हैं, हमें वाकई बहुत तकलीफ हुई है वो तमाम चीजें देखकर, और आपको भी हुई होगी। और जो भी बाशऊर लोग हैं या दिल रखते हैं वो समझ रहे हैं कि ये वाकया बहुत सेंसिटिव है। लेकिन इस पर पे दर पे जिस तरह की पॉलिटिकल पॉइंट अच्छा। स्कोरिंग है वो बहुत अफसोसनाक है। आज की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, एक वफाकी वजीर, इट वाज वेरी अनबिकमिंग ऑफ अ फेडरल मिनिस्टर जो कि नून लीग की वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। बहुत अफसोस की बात है। इनकी पहले भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, उसमें जिस तरीके की जबान ये इस्तेमाल करते हैं, दैट इज ऑल्सो अनबिकमिंग ऑफ अ फेडरल मिनिस्टर ऑफ एनी गवर्नमेंट ऑफ एनी कैबिनेट। तो मुझे नहीं पता कि इनको कोई सीरियसली अब लेता भी है कि नहीं लेता। आपको याद होगा कि ये एमक्यूएम का बड़ा जो है वो बड़ा एक कॉन्फिडेंट थे एक जमाने में उस शख्स के जो अब लंदन में मुकीम है, और उसके बाद उसके हवाले से भी जो इन्होंने बयानबाजी की, खुद चार्जशीट पेश की, खुद बता दिया जो चीजें हम कहा करते थे उसको इन्होंने बहुत ज्यादा मसाला लगा के बयान किया, और जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया वो मैं नहीं कर सकती हूँ इस टेलीविजन चैनल के ऊपर। फिर जब जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसके ऊपर इनको जो है वो इनको टारगेट करना होता है, ये बहुत गलत जबान इस्तेमाल करते हैं। आज भी बहुत नामुनासिब इन्होंने बातें की, बहुत ऐसी बातें की जो इंतशार फैलाने वाली हैं, नफरत फैलाने वाली हैं, डिवाइड क्रिएट करने वाली है। मैं इनकी तमाम बातों को मुस्तरद करती हूँ और उसकी मजम्मत करती हूँ। मेरा ये ख्याल है कि सिंध के अंदर जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं जो कि सिंध हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे थे, जो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने तमाम तर अपना मौक़िफ़ बयान किया होगा। मैंने गो के उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी है अभी तक, लेकिन गालिबन आज दोपहर को उनकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जब हम असेंबली में थे, तो मैं देख रही थी कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है। तो बहुत ही अफसोस की बात है। हमने हमेशा बात की है मिलकर काम करने की, और खास तौर पे ऐसे मौकों पर जहां पर इत्तेहाद की जरूरत है। एमक्यूएम या एमक्यूएम का कोई फैक्शन या एमक्यूएम का कोई, पता नहीं कौन सी एमक्यूएम को ये बिलोंग करते हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि अब ये किस एमक्यूएम को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये जिस भी फैक्शन ऑफ एमक्यूएम को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं समझती हूँ कि किसी को भी इस वक्त इस तरह की बात करना ये मुनासिब नहीं है और नहीं करनी चाहिए। इनका क्या एजेंडा है मुझे नहीं पता, ये किस मौकिफ को आगे लेके जा रहे हैं वो मुझे नहीं पता। लेकिन जिस अल्ताफ हुसैन को ये रद्द करते हैं, या उसकी गंदी सियासत को या उसकी नफरत अंगेज सियासत को रद्द करते, कर तो ये वही काम रहे हैं। तो अब शक्लें बदल रही हैं, मैसेज वही है। तो मुझे नहीं पता, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन सच अ बिलो द बेल्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन मैं यही कहूंगी कि मुझे बहुत अफसोस हुआ आज जो इन्होंने बातें की, वो सिर्फ और सिर्फ कंडेमनेबल है एंड नथिंग एल्स। राइट। लेकिन इसमें शादी मरीज साहब जो 18वीं तरमीम के हवाले से बात हो रही है, अब पीपल्स पार्टी को लगता है कि एमकेएम के बयानात और नून लीग के बयानात ये कोई स्कीम ऑफ थिंग्स है। अगर ये वाकई ये तासुर है तो पीपल्स पार्टी को ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली मैं वही ढूंढ रही थी कि फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली ख्वाजा आसिफ जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने स्टेटमेंट दी। बात हो रही थी गुल प्लाजा के इंसिडेंट पे। काश वो बताते कि वफाकी हुकूमत ने क्या रोल अदा किया, क्या कॉम्पनसेशन दी, अपना रोल कराची की के हवाले से उन्होंने क्या लाएअमल किया, क्या मतलब। देखें, ये एक नेशनल वाकया है ना, एक ऐसा जिसे पूरी कौम देख रही है, और कराची एक बड़ा, इट्स द ओनली मेट्रोपोलिस ऑफ पाकिस्तान। आप किसी भी
हर शहर मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन कराची की जो स्पिरिट है, या कराची जो एक इकोनॉमिक हब है और एक ऐसी जगह है जहां पाकिस्तान के हर कोने से लोग आकर जो है काम ढूंढते हैं, उन्हें काम मिलता है, वो वहां रहते हैं, और ये एक हब है वहां बना हुआ। तो कराची पे वैसे तो बहुत सियासत की जाती है, लेकिन कराची के अंदर एक वाकया पेश आता है, उसमें वफाकी हुकूमत क्या रोल अदा करती है, नहीं, वो भी नहीं, उस पे वफाकी हुकूमत के एक मिनिस्टर जो कि एक सीनियर सियासतदान है, वो भी पॉइंट स्कोरिंग करना शुरू करते हैं, जो कि हमारे लिए एक बड़ा हैरान कुन मरला था, लम्हा था, जब हमने उन्हें देखा। अच्छा। उन्होंने, बात हो रही है गुल प्लाजा की अंदर लगी हुई आग और उसमें जो लोगों का नुकसान और अमवात हुई है उस पर, और ये शुरू हो गए 18वीं तरमीम के ऊपर, ये शुरू हो गए करिकुलम पर। मतलब देयर वाज नो पॉइंट, ये क्यों ऐसी बातें कर रहे थे। लोकल बॉडीज की बात की, मैं आपको आज बता दूं, पहले भी बता चुके हैं हम आपको, मुतअद्दिद बार हमारे लोग बता चुके हैं कि अगर लोकल गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज निजाम किसी सूबे में इस वक्त राइज है और काम कर रहा है, तो वो सिंध के अंदर है, वो पंजाब में नहीं है, वो दीगर जगहों में नहीं है। और हत्ता के जो इस्लामाबाद में लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होने थे, वो भी कानून साजी करके उसे डिले कराने की कोशिशें की जा रही हैं। तो अब मैं लोकल बॉडीज में इनका अपना क्या यकीन है वो आपके सामने है, बिकॉज इनके प्रैक्टिस से आपको पता चल रहा है कि वो प्रीच कुछ कर रहे हैं, प्रैक्टिस कुछ कर रहे हैं। बड़ा अफसोस हुआ और इसका जवाब दिया नवीद कमर साहब ने। कल उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द सेम नेशनल असेंबली उन्होंने कहा कि बड़ा अफसोस हमें हुआ है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने इस तरह की बात की है, अगर ये गवर्नमेंट पॉलिसी है तो हमें खुलकर बताए, क्योंकि 18वीं तरमीम के हवाले से हम बहुत क्लियर है कि सूबों को दिए गए राइट्स जो है वो एक बड़ी जद्दोजहद के नतीजे में हुआ है। और अगर आप इस मौजूदा आइन से 18वीं तरमीम को निकाल दे, तो फिर तो जनरल जिया और जनरल मुशर्रफ का आइन बच जाता है। तो शायद इन्हें जनरल जिया और जनरल मुशर्रफ का आइन ज्यादा पसंद है और सूबों को इख्तियारात। शादी मेरी साहब, अब एक और मामला जिस पर जारी बात, वो काफी बात हो रही है और उसमें आप उस बिल की वो आपकी तरफ से प्रपोज किया गया, वो सियासतदानों के एहसास पब्लिक ना करने के हवाले से है। अब तासुर ये जा रहा है कि सियासतदान नहीं चाहते कि उनके एहसास जो है वो उनका लोगों को जो है वो पता चले। तो मैं आपसे थोड़ी सी क्लैरिटी इसके ऊपर चाहता हूं, क्या वाकई इस बिल के जरिए आप लोग चाहते हैं कि जो असासे हैं उनका आम पब्लिक को जो है वो ना पता चले? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कुछ लोग इसको या तो समझ नहीं पाए हैं, मैं उनको नहीं कहूंगी कि वो इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि समवेयर इट इज लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, उनको समझ नहीं आई है। काश के थोड़ा होमवर्क करें, जो भी पार्लियामेंट को कवर करते हैं। मैं सिर्फ आज ये नेशनल असेंबली के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं प्रोविंशियल असेंबली में भी सबको ये कहती थी, बशमूल जो जर्नलिस्ट कवर करते थे और हमारे बीट रिपोर्टर्स भी होते थे, उन्हें हमेशा कहती थी कि प्लीज गेट नॉलेज ऑफ एवरीथिंग बिफोर रिपोर्टिंग। तो अगर आप थोड़ा सा भी कुछ मैसेज मिस करते हैं तो आप पूरी चीज का जो मायने है वो चेंज कर देते हैं। देखिए, जून 2025 में एक बिल गवर्नमेंट का आया था जिसके अंदर एक प्रपोजल सिविल सर्वेंट्स के हवाले से था। हमने आइडियली उसको भी नहीं सपोर्ट किया, लेकिन हमने फिर गवर्नमेंट से ये मालूम करने की कोशिश की कि अगर इस तरह की आप बिल सिविल सर्वेंट्स के लिए लाते हैं तो सारा वक्त तो टारगेट इस किसी ना किसी तरीके से पॉलिटिशियंस को किया जाता है। तो हम नहीं मांगते आपसे पूरी एग्जेम्पशन जो आप सिविल सर्वेंट्स को दे रहे हैं कि जी उनकी कोई भी चीज सामने नहीं आनी चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ इतना एक मैकेनिज्म प्रपोज हम कर सकते हैं, और ये भी नून लीग ने मिलकर हमारे साथ इस पे काम किया। इस बिल को पेश नवीद कबर साहब और मैंने किया था और इसी प्रीटेक्स्ट पे किया था, और हमने उसमें एक प्रोविजन डाली है कि ये तमाम सबसे पहले तो मैं ये तासुर जाहिर कर दूं कि ये बिल्कुल गलत है कि इससे कोई अकाउंटेबिलिटी का अमल खत्म होता है। ये बिल्कुल गलत है कि इससे कोई ट्रांसपेरेंसी जो है वो मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाती है। जो पार्लियामेंटेरियंस की रिक्वायरमेंट है एज पर द लॉ इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन उसका है 137, उसमें वो फाइल भी करेंगे, अपने असासे डिक्लेयर भी करेंगे, सर्टेन डेट को भी फॉलो करेंगे, और नहीं फॉलो करेंगे तो उनकी मेंबरशिप सस्पेंड भी हो जाएगी। ये सब कुछ होगा।
सिर्फ एक मैकेनिज्म ये अच्छा। प्रपोज हुआ है कि अगर ये इंफॉर्मेशन हासिल करनी है तो इसके लिए जो चेयरमैन है सेनेट के या स्पीकर्स हैं मुख्तलिफ असेंबलीज के बशमूल कौमी असेंबली ठीक है। के, उनको आप रुजू करें और ये इंफॉर्मेशन उनसे हासिल करें। हमने सिर्फ अच्छा। एक सर्टेन लेवल ऑफ, आप क्या कहेंगे उसे, एक एक सिक्योरिटी का एक सिक्योरिटी का एलिमेंट उसमें रखा है। लेकिन इससे मैं अच्छा। बता दूं कि जो डिस्क्लोजर है किसी भी किस्म का, वो मुतासर नहीं हो रहा। ठीक है। पहले ईसीपी से कुछ पैसे देकर आप ये हासिल कर लेते थे, अब हमने सिर्फ अच्छा। एक मैकेनिज्म जो है वो प्रपोज किया है कि आप इन फोरम से ये सारी इंफॉर्मेशन ठीक जो है। कि जमा शुदा है सारे पार्लियामेंटेरियंस की, वो आप हासिल कर हाँ। सकते हैं। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया शाजिया मरी साहबा। एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये जो सानिया गुल प्लाजा और उस पर फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बयानात, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर फारूक सत्तार साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फारूक भाई, एक तो कहा जा रहा है कि ये जो ट्रेजेडी है उसको लेकर MKM जो है वो सियासत कर रही है। आज शर्जील मेमन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने यही कहा। इसको क्या वाकई मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इस मामले को लेकर सियासत कर रही है? MKM को अगर इतने अंधोनाक अलमनाक सानहे पर सियासत करनी होती तो अर्शी मॉल में जब आग लगी थी अभी कुछ चंद साल पहले, तो उस पर हम सियासत करते। हम अगर करनी होती तो RJ मॉल पर हम करते। अच्छा, ये तीसरे दर्जे की आग है और बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। और अगर मीडिया आए और उसको कवर करे और एक सवाल पूछे, सड़क पे खड़े हुए किसी आदमी से सवाल पूछे कि भाई सबसे पहले कौन आया इस हादसे के बाद, आग लगने के बाद, तो भाई लोग कहेंगे कामरान टिसूरी आए। कामरान टिसूरी कौन है? गवर्नर सिंध है। अच्छा, किस पार्टी से नॉमिनेट हुए, किस पार्टी के? MKM पाकिस्तान के। अच्छा, और कौन आया था? तो कहेंगे अरशद अब्दुल्ला। ये कौन? अरशद वोरा। ये कौन है? ये MKM के उस इलाके के MNA है। और कौन है? उस इलाके के MKM के MP है। और काफी MPs और आए। अच्छा, मेयर कराची कौन है भाई? तो कहा मुर्तजा वहाब। किस पार्टी से? तो कहा भाई पीपल्स पार्टी से। अच्छा, वो कहाँ है? पता नहीं, उनका कोई राब्ता नहीं, पता नहीं। अगले दिन वो 23 घंटे के बाद आए। वजीर आला कौन है भाई? मुराद अली शाह। ये कौन है भाई? पीपल्स पार्टी के हैं। ये क्यों नहीं आए? पता नहीं, 22 घंटे के बाद आए। तो ये सियासत थोड़ी, ये तो वो रियलिटी जो मीडिया ने उठाई, हमने इसको दोहराया। मीडिया ने पहले कहा, हमने पहुंच के नहीं कहा कि गवर्नर आ गए तो देखे वो नहीं आया, हम आ गए। हमने तो नहीं सियासत, हम तो वहाँ खड़े थे। नेवी के कॉमकार को फोन किया, 1:30 बजे जगाया कामरान टिसूरी ने, गवर्नर ने। और अगर कामरान भाई नहीं जगाते तो शायद कॉमकार को रात को उठाना बहुत मुश्किल होता, आसान नहीं होता। उन्होंने बेचारों ने उठकर गवर्नर पर रिस्पॉन्ड देकर अपनी स्नॉर्कर्स भेजे, अपनी फोम वाली गाड़ियां भेजी, जिसकी वजह से एक हिस्से की आग रात को बुझाई गई और वहां से 25 आदमियों को जिंदा बाजियाब कराया गया। अब ये सियासत है तो भाई ये हमारी सियासत है, लोगों की जानों को बचाना। ठीक है, लेकिन इसमें फारूक भाई, लेकिन इसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें MKM को लगता है कि इस मसले का हल ये है कि कराची को विफाक का हिस्सा बना दिया जाए। ऐसा क्यों समझते हैं आप लोग? भाई देखें, ये बात तो मैं भी कर चुका था मलीर के जलसे में, जो आज मुस्तफा भाई ने की। बात सारी ये है कि अब कोई ना कोई तो बात करेंगे ना, जब कोई हमें वो बनाना है। देखें ना, फेडरल टेरिटरी बनाना इतना आसान नहीं होगा। इस्लामाबाद एक था, अब ये दूसरा क्या फाइनेंशियल कैपिटल, उसको भी वही देंगे। 4 करोड़ के शहर को फेडरल कैपिटल बना के वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इसको रिमोट से कंट्रोल करेगी, ये पॉसिबल नहीं है। आप 5 इंतजामी यूनिट, मतलब ये मेरा उनका राय का इख्तलाफ हो सकता है, उन्होंने अपनी राय दी, लेकिन बात सादी ये है कि पूरे मुल्क में इंतजामी यूनिट बनाए, नए सूबे बनाए, और सिंध में भी लसानी बुनियादों पर, इंतजामी बुनियादों पर 5 सूबे, 5 डिवीजन है, 5 को इंतजामी यूनिट बना दें। ये ज्यादा आसान है, क्योंकि 3 कम से कम सिंधी बोलने वाले वजीर आला होंगे, 2 शायद उर्दू बोलने वाले या पंजाबी या पख्तून, क्योंकि हैदराबाद कराची की आबादी बड़ी मखलूत है। कराची कोई एक जबान बोलने वाले का तो शहर है नहीं। उर्दू बोलने वाले हैं, पूर्वी है, कोकनी है, इसमें मेमन, गुजराती सब है, लेकिन पंजाबी, सिंधी, बलोची, सराइकी, हजारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती बिल्दी, ये तो सारे पाकिस्तान के इलाकों की नुमाइंदगी कराची में, सारे जबान बोलने वाले कराची में। ये तो इससे बड़ा कॉस्मोपॉलिटन सिटी तो कोई नहीं है। तो फिर अगर ये इंतजामी यूनिट अगर बनेगा कराची और एक हैदराबाद, एक लाड़काना, एक सक्कर, एक मीरपुर खास, तो इसमें देखे ना, वहाँ आपको आप अपनी जिम्मेदारियां बांट रहे हैं। 1 करोड़ 50 लाख का सूबा
एक वजीर आला नहीं कंट्रोल कर सकता। 12-13 करोड़ का जो है वो वजीर आला का एक सूबा नहीं हो सकता। अब इन रकबे के लिहाज से भी बहुत बड़ा सूबा एक नहीं मैनेज हो सकता। मतलब ये कि हम क्यों ये हवस है इख्तिदार की, इख्तियार की। लेकिन इसमें फारूक भाई जो 18वीं तरमीम है, अब उस हवाले से पीपल्स पार्टी को लगता है कि ये जो बयानात हैं जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी रहे, एमकेएम तो पहले भी बात करती रही है, ये बयानात किसी स्कीम ऑफ थिंग्स के तहत जो है वो आ रहे हैं। क्या वाकई कोई है ऐसा मामला? डिजाइन नहीं है, इसका बीज भी पीपल्स पार्टी ने खुद ही डाला था। ये वादा किया था 18वीं तरमीम के वक्त एएनपी के साथ, एमकेएम के साथ, एमएलक्यू के साथ, पीएमएलएन ने और पीपल्स पार्टी ने ये जो मरकज से इख्तियारात और वसाइल हम ले रहे हैं और सातवें कौमी मालियाती कमीशन में भी माशाल्लाह सूबों को बड़ा हिस्सा मिल गया। तो अब जो मुशर्रफ साहब ने इख्तियारात 140 दिन में शहरों को और बल्दियाती इदारों को दिए, हम उसमें इजाफा करेंगे, वापस भी लेंगे। अच्छा, ठीक। उन्होंने वो इख्तियारात मजीद बढ़ाने की बजाय जो होने चाहिए शहरों और जिलों को और बल्दियात को, वो उल्टा उन्होंने वापस ले लिए। खुद गुंजलक हो गए, खुद मैनेज नहीं कर पाए सूबों को, बल्दियाती सारे काम भी ले लिए। अब 3-3 लाख स्कूल अगर इनका वजीर आला चलाएगा या वजीर तालीम, क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी आप 3 लाख स्कूलों की एक वजीर आला एक एजुकेशन मिनिस्टर से उसकी जवाबदेही कर सकते हैं? मरीम नवाज साहबा बेहतर काम करिए। 5 लाख स्कूल अगर हैं पंजाब में, सूबाई हुकूमत क्या वो 5 लाख स्कूलों की जिम्मेदारी ले सकती है? ये सबका स्टैंडर्ड अच्छा, सब जगह असातिज़ा आ रहे हैं, सब जगह तालिब इल्म पढ़ रहे हैं, ये पॉसिबल है? ये हर जिले के मेयर को और वहाँ की तहसील के, टाउन के चेयरमैन, तहसील और टाउन के चेयरमैन को और यूसी के जो चेयरमैन है, ये नुमाइंदे काउंसिलर, उनको उसमें स्टेक होल्डर बनाना, उन्हें ओनरशिप देनी। ये पूरी दुनिया इस निजाम पे चली गई। जो थर्ड वर्ल्ड थी वो भी और जो फर्स्ट वर्ल्ड थी वो भी। एक अनोखा मुल्क है, उसका नाम पाकिस्तान है। और उसके वडेरे, जागीरदार और सरमायादार वो चाहते नहीं है, लेकिन अब सरमायादार फिर भी तैयार हो गए। पंजाब असेंबली ने इत्तफाक राय से हमारे बिल, तरमीमी बिल के हक में 140A की जो हमने तशरीह की है, उसके हक में इत्तफाक राय से करारदाद मंजूर की। और अली हैदर जो अपोजिशन लीडर है, यूसुफ रजा गिलानी साहब का बेटा, उसने भी पंजाब की पीपल्स पार्टी ओके बल्दियाती खुद मुख्तारी के लिए, ठीक है, और सिंध की पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया, राइट, बहुत शुक्रिया। फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। क्रिकेट के मैदान से अहम खबर कि बांग्लादेश ने भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया, जबकि आईसीसी ने जो है वो साथ ही कहा कि इसकी कोई गुंजाइश जो है वो नहीं है और बांग्लादेश की जो दरख्वास्त थी उसको नज़रअंदाज कर दिया गया है। अब ये जो बांग्लादेश और आईसीसी के दरमियान मामलात हैं, ये क्यों नहीं बन सके? मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, प्रोग्राम होस्ट, वो इस वक्त साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। मिर्ज़ा इकबाल साहब, बहुत बड़ी खबर है, ये क्या वजह है आपको लगता है कि बांग्लादेश और आईसीसी के मामलात जो है वो कुछ चेंज ऑफ वेन्यू पे बन नहीं सके? असल ये मामला रहमान सबको पता है कि कैसे शुरू हुआ कि जब मुस्तफिजुर रहमान, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9 करोड़ 20 लाख भारतीय रुपए के एवज खरीदा था और उनके बारे में आईसीसी जो बीसीसीआई है उसने कहा आईपीएल की टीम मैनेजमेंट को, जो शाहरुख खान की टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स को, कि आप इनको ना खिलाएं, तो उन्होंने मना कर दिया। मामला वहीं से शुरू हुआ और वजह ये बताई गई कि चूंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उसकी वजह से सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर नहीं होगी, तो इसलिए आप इनको ना खिलाएं और उसकी जगह कोई मुतबादिल खिलाड़ी ले लें। तो फिर कोलकाता नाइट राइडर्स ने मना कर दिया। वहीं से ये टसल शुरू हुई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ये कहना था कि जब आप हमारे एक खिलाड़ी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो हमारी पूरी 16 रुकनी 15 रुकनी टीम को क्या सिक्योरिटी देंगे? क्योंकि बांग्लादेश के 3 मैचेस T20 वर्ल्ड कप के वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और इटली के खिलाफ जो है वो कोलकाता में खेले जाने और एक मैच जो था वो दिल्ली में नेपाल के खिलाफ खेला जाना था। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से रिक्वेस्ट की कि आप हमारे मैचेस जो है वो श्रीलंका में करा दें, जो कि को होस्ट है, लेकिन आईसीसी ने नहीं माना। उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा आप हमारा ग्रुप स्वैप कर दें कि आप श्रीलंका में जो ग्रुप खेल रहा है जिसमें कि
आयरलैंड की टीम है, उसकी जगह आप हमें ले हाँ। जाएं और आयरलैंड को यहां ले आए। लेकिन आईसीसी उस पर नहीं माना। दरअसल मसला ये है रहमान कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जी। इंडिया का इन्फ्लुएंस है। और जिस तरीके अच्छा। से बांग्लादेश ने आज ठीक। ऐलान किया, उनके जो स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं आसिफ नजरुल, उन्होंने बांग्लादेश के शहर ढाका जी। के कॉन्टिनेंटल होटल में एक मीटिंग की, खिलाड़ियों को बुलाया, सारे खिलाड़ी आए जो साबिक कप्तान थे, हाँ। मौजूदा कप्तान थे, हाँ। और उनको बताया कि ठीक। हमारी हुकूमत का ये मौकिफ है कि ऐसी सूरत हाल में हम जाकर नहीं खेल सकते, इसलिए हम मना कर रहे हैं। अच्छा, जब उन्होंने ठीक मना है। किया तो कल ही आईसीसी राइट, में लेकिन जो इसमें बोर्ड मिर्जा इकबाल मीटिंग बेग हुई थी- साहब, अब बांग्लादेश के असरात क्या होंगे? और फिर कहीं ना कहीं ये भी खबर थी कि पाकिस्तान भी इस मामले को या इसको रिव्यू कर सकता है, उस हवाले से क्या खबरें हैं? देखिए, माजी में रहमान एक एग्जाम्पल है। 2009 का जो T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ, उस वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे की टीम ने आने से इनकार कर दिया था और उसकी जगह आखिरी मरहले पर स्कॉटलैंड को शामिल किया गया। तो अब इस मरतबा भी स्कॉटलैंड को शामिल कर रहे हैं, तो सेकंड टाइम लकी है स्कॉटलैंड। और जिम्बाब्वे पर कोई उन्होंने अच्छा। पाबंदी, कोई सैंक्शन नहीं लगाए थे। अब बांग्लादेश पर क्या करते हैं ये देखना होगा कि आया वो सैंक्शन लगाते हैं, क्योंकि दुनिया की बेशतर जो क्रिकेट लीग्स हैं वो इंडियन ओनर्स के पास है, चाहे वो साउथ अफ्रीका की लीग हो, चाहे वो दुबई में होने वाली IL T20 हो, चाहे वेस्ट इंडीज की लीग हो, हाँ। तो वो सारी लीग्स भारतीय ओनर्स के पास है। तो क्या बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को वो अपनी लीग में खिलाएंगे? बांग्लादेशी क्रिकेटर्स पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? बांग्लादेश के क्रिकेट अच्छा, बोर्ड को क्या ठीक। पैसे देंगे? जो पार्टिसिपेशन फी होती है हाँ। आईसीसी के इवेंट की, वो हाँ। देंगे? पाकिस्तान की जहां तक आपने बात की ठीक। रहमान, पाकिस्तान ने अखलाकी तौर पर बांग्लादेश को हाँ। सपोर्ट किया, आखिरी लम्हे तक उसका साथ दिया। जो बोर्ड मीटिंग हुई जिसमें 14 मेंबरान ने बांग्लादेश के खिलाफ, 2 ने उसके हक में वोट दिया। तो पाकिस्तान का मौकिफ क्या होगा? सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान तो पहले ही हाइब्रिड मॉडल पर खेल रहा है, जो मुआहदा हुआ है पाकिस्तान भारत के दरमियान, हाँ। जिसकी वजह से पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में कराए जा रहे हैं। तो आया पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा? मुझे ठीक है। बज़ाहिर नहीं नजर आता। पाकिस्तान ने एक आंखें जरूर दिखाई थी जो अच्छा। आईसीसी को ठीक और है। बांग्लादेश को सपोर्ट करके, लेकिन बज़ाहिर ये मुश्किल नजर आ रहा है। ये पीसीबी के लिए कड़वा घूंट है। क्या पीसीबी इस कड़वे घूंट को पिएगा? क्या इस हवाले से ठीक है। बांग्लादेश के साथ खड़ा होगा या बांग्लादेश तन्हा रह जाएगा? ठीक है। राइट, बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।